हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हिंदी की बात करते हैं तो चाहे साहित्य हो या फिर व्याकरण, दोनों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आज का प्रैक्टिस सेट है इसका लेने का जो मुख्य उद्देश्य है कि आपके एग्जाम में प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा, आपके एग्जाम में प्रश्न कितने कठिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कितने सरल एग्जाम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर आज का ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। यदि आपने आज का ये प्रैक्टिस सेट पूरा देख लिया तो आपके एग्जाम में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से और फुल कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो को देखिएगा। और साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए है खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, क्या कहकर पुकारूं और गर्म हवाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लिए पूछ रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। अब आपने यहां पर गौर किया होगा, यदि आपने कल का प्रैक्टिस सेट देखा हो तो वहां पर भी मैंने कुछ देखिए इसी तरह का प्रश्न रखा था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए दिया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया और ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, दोनों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, ठीक है बच्चे। चलिए, तो यहां पर जो बेटा प्रश्न दिया गया है, पहली बात तो आप इतना समझिएगा, जो आपके सामने प्रश्न है यह प्रश्न आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 का प्रश्न है। और देखिए कल जो मैंने प्रैक्टिस सेट में आपके लिए प्रश्न कराया था वो भी कुछ इसी तरह का प्रश्न थे। तो देखिए प्रश्नों का लेवल क्या है आपके एग्जाम में, आपको इतना समझना है यहां पर, और इसी तरीके से आपने पढ़ाई जारी रखनी है, ठीक है। चलिए, तो इसका सबसे पहले आंसर जान लेते हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको भी समझेंगे। चलिए, तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए कल हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे सभी को देखा था। आज जो भी यहां पर साहित्य अकादमी से संबंधित, साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे इसके बारे में हम यहां पर देख लेंगे। चलिए, तो नोट जरूर कर लीजिएगा इन पॉइंट को, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, तो पहला जो पॉइंट यहां पर बनता है, पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो साहित्य के लिए दिया जाता है, एक तो पहला यहां पर यह हुआ। दूसरा है जो पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो याद रखना है, जो आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची है और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जितनी भाषाएं आती हैं, तो कितनी भाषाएं आती हैं आप कहेंगे सर 22 भाषाएं आती हैं। और 22 भाषाओं के साथ साथ में एक तो आपकी अंग्रेजी भाषा हो गई और जो दूसरी भाषा है वो कौन सी हो गई, राजस्थानी भाषा हो गई, राजस्थानी, ठीक है। तो यहां पर जो कुल भाषाएं होंगी अपनी 24 भाषाएं हो जाएंगी। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। कल मैंने जो बताया था आपको, देखिए तुलना के साथ में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप देखिए संबंध बनाकर पढ़ेंगे तो आपका जो प्रश्न है वो आप कॉन्सेप्ट है जो आपका वो क्लियर होता जाएगा। चलिए, तो देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो दिया गया था 22 भाषा के लिए, और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। अंग्रेजी और राजस्थानी को साथ में जोड़ा गया है, इतना आपको यहां पर समझना है। इसके बाद में जो पहला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर कंप्लीट हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किस भाषा के लिए दिया गया था। तो सबसे पहले किस भाषा के लिए दिया गया था, हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। पूछता है कब दिया गया था, तो याद रखना है 1955 में। 1955 में, याद रखिएगा। जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न गिर सकता है, याद रखिएगा। चलिए, तो देखिए पूछा जाता है कि सबसे पहले 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था, वो किस भाषा के लिए दिया गया था। तो याद रखना है पहला जो पुरस्कार मिला था वो मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी को, यह नोट कर लीजिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को पहला पुरस्कार दिया गया था हिंदी भाषा का, और कब मिला था, 1955 में मिला था। और पूछता है किस रचना के लिए दिया गया था, तो याद रखना है आपको हिम तरंगिणी के लिए, ठीक है।
हिम तरंगिणी के लिए 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये आप याद रखना है। ठीक है, देखिए जो मैंने ज्ञानपीठ बताया था, जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हिंदी भाषा के लिए, वो किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, चिदम्बरा के लिए। और यहां पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1955 में हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। तो यहां पर ये पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए यहां पर कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है और आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। याद रखना है, एक तो आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गए, जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया हिम तरंगिणी के लिए, वो किसको दिया गया है? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। तीसरा आपको याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत को। पंत से भी यहां पर प्रश्न बनता है। जो पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किस रचना के लिए दिया गया था? तो आप कहेंगे सर चिदम्बरा के लिए दिया गया था, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए दिया गया था? तो याद रखना है कला और बूढ़ा चांद। यह नोट कर लीजिएगा, यही से प्रश्न बनता है और बच्चे कंफ्यूज होकर गलत लगाकर आते हैं प्रश्न एग्जाम में, और वहीं पर माइनस मार्किंग होती है और माइनस मार्किंग के थ्रू बच्चों का रिजल्ट नेगेटिव आता है, जिससे उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपको यहां पर जो कंफ्यूज करने वाले यहां पर पॉइंट हैं, जो आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं और आपका प्रश्न गलत कर देते हैं, उन्हीं को यहां पर समझाने की आज के प्रैक्टिस सेट में कोशिश की जा रही है। और कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं इसको ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ चलेंगे। चलिए, कला और बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पंत जी हो गए। जो चौथा आपको याद रखना है वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो उर्वशी के लिए दिया गया था, लेकिन पूछता है कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है? तो याद रखना है संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये थे कुछ यहां से पॉइंट जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। और इसके अलावा देखिए राहुल शंकरत्यायन की बात करते हैं तो मध्य एशिया का इतिहास रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इतने जो पॉइंट यहां से आप याद रख लिए तो आपका प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके सामने, कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 343 में है, अनुच्छेद 344 में है, या फिर अनुच्छेद 345 में है, या आर्टिकल 346 में है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे उठ सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए, तो देखिए पूछा जाता है कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो याद रखिएगा, प्रश्न बनता है तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा अपभ्रंश भाषा से। किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखना है जो हिंदी लिखी जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए, अब देखिए जो देवनागरी लिपि है, यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, या फिर इसके अलावा प्रश्न पूछ सकता है कि मराठी किस लिपि में लिखी जाती है, या फिर पूछ सकता है कि नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है। तो चलिए, सबरे आपके जो भी आपके यहां पर जो भी डाउट है आपके यहां पर उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो देवनागरी लिपि की बात करते हैं। तो देखिए जो देवनागरी लिपि है इसका विकास किस लिपि से हुआ है? तो याद रखना है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और देवनागरी लिपि के अंतर्गत देखिए कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो पहली जो भाषा है वो है आपकी हिंदी भाषा हो गई। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि के में लिखी जाती है। ठीक है, दूसरी जो भाषा है वो है मराठी। ठीक है, दूसरी जो भाषा है याद रखना है आपको मराठी है। तीसरी जो भाषा है याद रखना है वो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो है नेपाली भाषा। नेपाली भाषा, ठीक है, ये भाषाएं हैं आपके सामने जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। संस्कृत हो गया, हिंदी, मराठी और नेपाली। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए घुमा फिरा से देखिए, अब यदि वो चाहता है, ठीक है, यदि चाहता है एग्जामिनर कि आपको प्रश्न और ज्यादा कठिन दिए जाएं, वो चाह रहा है कि आपको और ज्यादा कठिन प्रश्न दिए जाएं, तो देखिए यहां से कैसे प्रश्न बन सकता है जो आपके एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग करने के लिए फोर्स करेगा। चलिए, तो देखिए देवनागरी लिपि के अंतर्गत इसके अलावा देखिए मैथिली भाषा हो गया। कौन सी? मैथिली भाषा। और जो दूसरी है वो हो गया भोजपुरी भाषा।
और जो तीसरी है वो है कोंकणी। कोंकणी समझिएगा, जो आपकी भोजपुरी भाषा है ये पहले लिखी जाती थी कैथी लिपि में, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कि जो भोजपुरी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो बच्चे जो आंसर करके आएंगे वो कैथी लिपि लगाएंगे क्योंकि उन्होंने कैथी लिपि पढ़ा है। लेकिन जो वर्तमान में है वो जो भोजपुरी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत इसे लिखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैथिली भी ऐसी है, पहले मैथिली मिथिलाक्षर और कैथी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती थी, लेकिन आज देवनागरी के अंतर्गत लिखी जाती है। कोंकणी भाषा भी ऐसी है, ठीक है। तो ये तीन भाषाएं आपको याद रखना है, एक तो मैथिली हो गई, भोजपुरी और कोंकणी। जैसे कि भोजपुरी पहले कैथी में लिखी जाती थी और अब देवनागरी में लिखी जाती है, तो ये आपको यहां पर पॉइंट याद रखना है। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है। कह रहा है कि या माता राजहंस सलगा छंद गणना के सूत्र में गणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए कह रहा है 9 है, 8 है, 10 है या फिर 7 है। तो जो गणों की संख्या है वो कितनी है, 8 है, तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए, गण कौन कौन से होते हैं यहां पर आपको समझना है थोड़ा सा। चलिए तो देखिए, या से जो गण होता है वो होता है यगण, मां से होता है मगण, ता से होता है तगण, ठीक है। और इसी प्रकार रा से क्या होता है रगण, रा से होता है रगण, और जा से क्या होता है जगण, भा से होता है भगण, और ना से होता है नगण, सा से होता है सगण। तो ये कुल कितने 8 गणों की संख्या है, ठीक है। कितने गण होते हैं, 8 होते हैं। अब देखिए यहां पर जो इंपोर्टेंट है वो कौन कौन सी चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला तो देखिए प्रश्न कैसा बनता है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गण है जिसमें तीनों मात्राएं कैसी हैं, लघु है। तीनों मात्राएं कैसी हैं, लघु है। तो देखिए वो कौन सा आपका गण है, वो है नगण। नगण में तीनों मात्राएं लघु होती हैं। और इसी प्रकार प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा गण है जिसमें तीनों मात्राएं गुरु होती हैं, तो वो होता है भगण। तो भगण याद रखिएगा और नगण याद रखिएगा। अब देखिए जो गण है वो कहां पर और कैसे प्रयोग किए जाते हैं, आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। देखिए जैसे हमारे सामने है हरिगीत का छंद, यहां पर एक उदाहरण है किसका, हरिगीत का छंद का। देखिए चाहे वो हरिगीत का छंद हो, रोला उल्लाला, ठीक है, ये सभी मैंने कल का जो वीडियो रहा है उसमें कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो को आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रतिदिन आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करिएगा, कुछ ना कुछ देखिए नया करने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए तो देखिए हरिगीत का छंद में देखिए एक उदाहरण है, तो उदाहरण है देखिए क्या है आपके सामने। चलिए उदाहरण है कि मनु जाहि रच्यो मिलहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो। तो आपको जो ध्यान रखना है वो सांवरो यहां पर समझाने के लिए ले रहा हूं मैं, ठीक है। पूरी लाइन की आवश्यकता नहीं है हमें। चलिए तो देखिए जो हरिगीत का छंद है इसमें चरण की बात करते हैं तो कुल 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। और इसके प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है, एक रगण होता है। जो समझने के लिए जरूरी है वो है क्या, रगण। चलिए अब गण का देखिए यहां पर प्रयोग कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक चरण के अंत में रगण आता है। ऐसा कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में क्या आता है, प्रत्येक चरण के अंत में रगण आता है, उसको क्या बोलते हैं, हरिगीत का छंद बोला जाता है। रगण का मतलब क्या है यहां पर देखिए, इसका मतलब है रगण में कैसी मात्राएं होती हैं, एक तो होती है गुरु और एक होती है लघु होती है, और एक और गुरु होती है। जैसे सा से आपका क्या हो जाएगा गुरु, वा से लघु हो जाएगा, और रो से भी यहां पर गुरु हो जाएगा। तो यहां पर जो प्रयोग किया गया है किसका किया गया है, रगण का प्रयोग किया गया है, रगण होता है यहां पर। तो ऐसा क्या होता है, गणों का हम प्रयोग करते हैं छंदों में। चलिए तो जो सही आंसर था ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति बताना है आपको। ऑप्शन ए, जितने मोह उतनी बातें, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, दीपक तले अंधेरा, और छोटी मुँह बड़ी बात। तो देखिए ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, तो इसके लिए जो सही लोकोक्ति होगी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए सतीत्व में, बचत, हर्षित और खफत। तो देखिए ऑप्शन सी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर
राइट आंसर हो जाएगा हर्षित में। ठीक है, इत प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है? हर्षित में हुआ है। देखिए अब प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो देखिए यहां पर जो मूल शब्द है हमारा वो क्या है? हर्ष, और हर्ष के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? इत प्रत्यय, जिससे क्या बना है? हर्षित, हर्षित। ठीक है, तो यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। सतित्व, सती, सती के साथ में त्वा जुड़ने से, त्वा प्रत्यय जुड़ने से क्या बनता है? सतित्व बनता है। ठीक है, जो सतित्व है यहां पर, सतित्व यहां पर क्या है? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। और जो सती है वो कैसी है? जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा से यदि हमको भाववाचक संज्ञा बनानी है तो उसमें कौन सा? त्वा प्रत्यय जोड़ देंगे, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन ए कुलीन है, नमक, कृपा और जाति। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा शब्द है जो संज्ञा से विशेषण बन गया है। चलिए तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कुलीन। देखिए कुलीन में जो मूल शब्द है वो कौन सा है? कुल, और कुल के साथ में इन प्रत्यय जुड़कर क्या बन जाता है? विशेषण बन गया है, कुलीन। ठीक है, कुलीन। तो यहां पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, गलत विलोमार्थक युग्म चुनिए। बताइएगा कि कौन सा यहां पर एक ऐसा युग्म है, एक ऐसा जोड़ा है जो गलत है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अचेत और सचेत, अर्जन और बेनन, आगत अनागत, इष्ट और अभीष्ट। चलिए देखिए जो अचेत, अचेत का यहां पर मतलब होता है बेहोश। क्या होता है? जब आप बेहोश हो जाते हैं ना, जड़ जिसको बोलते हैं, जब आप कोई भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है क्या बोलते हैं? उसको अचेत बोलते हैं। तो अचेत का जो होगा सचेत, तो ये भी आपका सही है। दूसरा है अर्जन, अर्जन का मतलब होता है प्राप्त करना, जिसको बोलते हैं अर्जित। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अर्जन का प्राप्त करना। तो जो अर्जन है इसका विलोम होगा बेनन, मतलब खर्च करना। क्या हो जाएगा? खर्च करना। तो ये भी सही है। सी होता है आगत, आगत का हो जाएगा विलोम अनागत। और ईष्ट है जो यहां पर, तो ईष्ट का यहां का जो विलोम है वो अभिष्ट नहीं होता है, क्योंकि देखिए ईष्ट का जो मतलब होता है वो होता है इच्छा, या मतलब बोल सकते हैं चाहा हुआ। ठीक है, चाहना। तो ईष्ट का मतलब होता है चाहना, वो अभिष्ट का भी यही अर्थ निकलता है। तो जो ईष्ट का विलोम होगा वो हो जाएगा अनिष्ट। क्या हो जाएगा? अनिष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कि गलत जोड़ा बताना है, तो ऑप्शन डी इज द सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि सही समानार्थक युग्म का चयन कीजिए। चलिए एक और आपके सामने जोड़े से संबंधित प्रश्न है। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची होता है घोटक, बी कह रहा है कि उद्यान का पर्यायवाची होता है पेड़, सी कह रहा है कि बैल का होता है हिम, और डी कह रहा है कमल का होता है जलद। चलिए तो सही युग्म का चुनाव करना है हमको, तो ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अश्व का क्या होता है? घोटक, हाय तुरंग, ये सभी किसके हैं? घोड़े के पर्यायवाची है। उद्यान जैसे बोलते हैं ना राष्ट्रीय उद्यान, पूरा वन कानन, ये इसके पर्यायवाची हो गए। लेकिन पेड़ इसका पर्यायवाची नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। बैल और हिम क्या होती है? बर्फ, इसका तो वैसे ही जोड़ा नहीं बन सकता। ठीक है, बचा हमारा कमल और जलद। जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है वो है ये सब। सबसे ज्यादा यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यहीं पर प्रश्न गलत करके आते हैं। देखिए प्रश्न कैसे बनता है, पूछा जाता है कि जलज किसका पर्यायवाची है, तो बच्चे लगा देते हैं किसका? बादल का। ठीक है, और पूछा जाता है कि जलद किसका है, तो लगा देते हैं कमल का। यहीं पर प्रश्न गलत होता है। लेकिन आपको देखना है, देखिए सही कौन सा है यहां पर। सही तो जो कमल है इसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है जलज। अंतर समझना है दोनों को, आपको नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और जलद ये किसका पर्यायवाची है? बादल का है। तो दोनों को याद रखिएगा, जलद पर्यायवाची है बादल का, और कमल पर्यायवाची जो जलज है वो किसका है? कमल का पर्यायवाची है। जैसे देखिए सरोज हो गया, सभी में जा आपको लगभग जो कमल का होता है उसमें लास्ट में जा ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए दो और ऐसे शब्द हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और गलत हो जाते हैं आपसे एग्जाम में। एक तो होता है अनल, और दूसरा जो शब्द है वो है अनिल। तो अनल किसका पर्यायवाची होता है और अनिल किसका पर्यायवाची होता है? जो अनल है वो होता है आग का पर्यायवाची। ठीक है, जैसे आग का अग्नि हो गया, हुतासन हो गया, दावानल हो गया, आग हो गया। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची है? आग के पर्यायवाची है। और अनिल किसका पर्यायवाची है? अनिल होता है वायु का पर्यायवाची होता है। बच्चे वायु का जो पर्यायवाची है
ठीक है, वो कौन सा है, अनिल, लेकिन अनिल की जगह अनल लगा के आते हैं, अनिल की जगह अनल को लगा कर आ जाते हैं, तो यहीं पर प्रश्न गलत हो जाता है। चलिए, और यही कंफ्यूजन दूर करना था आज की वीडियो में, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, समझ में आ रही हो चीजें, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए चलिए, प्रश्न है सामने आपके, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए, वह जोर जोर से रोने लगा, यह बात किसी को मत बताना, और उसने जोर जोर से रोने लगा, और डी कह रहा है कि सुनते सुनते कान भर गए। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहां पर होगा कि वह जोर जोर से रोने लगा। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनता है आपके एग्जाम में। प्रश्न पूछता है कि जो आपका यहां पर वाक्य दिया गया है, इसमें सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है, या फिर विशेषण से संबंधित अशुद्धि है, या फिर संज्ञा से संबंधित अशुद्धि है। तो जो आपकी यहां पर जो अशुद्धि है वो किससे संबंधित है, सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है, ठीक है। यहां पर उसने की जगह क्या आ जाएगा, वह, जो वह है वो कैसा, एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए, प्रश्न कमेंट कर दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि जो शत्रु की हत्या करता है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है हत्यारा, शत्रुघ्न, उद्धारक, प्रतिवादी। तो देखिए जो शत्रु की हत्या करता है क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो देखिए जो यहां पर आज की रचना है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। पूरा प्रैक्टिस सेट में जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो रचना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन चुके हैं एग्जाम से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं श्याम सुंदर दास। और देखिए यहां पर कहां पर कंफ्यूज होते हैं और कहां आप गलती करते हैं, इसका भी आपको निवारण करके बताऊंगा यहां पर। चलिए, तो श्याम सुंदर दास की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है वो है मेरी आत्मकहानी। मेरी आत्मकहानी, ये क्या है, एक आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, श्याम सुंदर दास की। देखिए जो मेरी आत्मकहानी जो आत्मकथा है, ये आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है। तो आंसर क्या जाएगा, श्याम सुंदर दास, ठीक है, याद रखेगा। चलिए दूसरा है यहां पर ऑप्शन कह रहा है देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री की जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रचना है, एक तो है चंद्रकांता, चंद्रकांता, और दूसरी जो रचना है, देखिए एक मिनट, चंद्रकांता। तो देवकी नंदन खत्री की रचना कौन सी है, चंद्रकांता। और प्रश्न जो यहां से बनता है, पूछा जाता है कि चंद्रकांता क्या है, तो एक उपन्यास है किसका, देवकी नंदन खत्री का। तो ये भी आप याद रखेगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना कौन कौन सी है, एक तो है ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, हिंदी का ठाठ, ये किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। और इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण इनकी रचना है वो है अधखिला फूल, अधखिला फूल। तो जो हमारा यहां पर सही आंसर होगा, अब बचा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत दुर्दशा किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र से की जो रचना है, यहां पर प्रश्न बच्चे गलत कर देते हैं। चलिए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा तीन देखिए ऐसी रचना जहां पर कंफ्यूज होते हैं आप लोग सबसे ज्यादा। एक तो है देखिए भारत दुर्दशा, जो दूसरी रचना है वो है इनकी भारत जननी, ठीक है, और तीसरी है भारत वीरत्व। और एक जो आपको रचना यहां पर देखनी है जहां पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, वो है भारत भारती, भारत भारती। जो भारत भारती है ये रचना किसकी है, मैथिली शरण गुप्त, जिनको हम राष्ट्रकवि बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। और पूछा जाता है भारत दुर्दशा, जिसका आंसर लगाकर आते हैं बच्चे मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो याद रखना है भारत भारती रचना किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। और भारत दुर्दशा, भारत जननी, भारत वीरत्व, ये तीनों रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके अलावा देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो इंपोर्टेंट है पत्र पत्रिकाएं, यहां से प्रश्न बनता है कि कवि वचन सुधा, कभी कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है, सुधा, ठीक है। कवि वचन सुधा किसकी रचना है, सॉरी किसकी पत्रिका है, तो यह है किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके अलावा देखिए पूछता है कि हरिश्चंद्र मैगजीन किसकी पत्रिका है, और हरिश्चंद्र चंद का। तो ये तीन पत्रिकाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। एक तो हरिश्चंद्र मैगजीन हो गई, हरिश्चंद्र चंद का, और कवि वचन सुधा,
जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कवि वचन सुधा। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी भाषा की उपभाषा मानी जाती है। आपके सामने यहां पर दो भाषाएं हैं, एक तो अवधी है और ब्रज। तो दोनों भाषाएं किसकी उपभाषा है? हिंदी भाषा की उपभाषा है। तो ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उसको बोलते हैं मात्रा बोला जाता है। देखिए अब अक्षर का सही प्रयोग कैसे करना है अभी तक मैंने नहीं बताया था, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा मैं यहां पर समझा देता हूं। चलिए देखिए, छंद में जो अक्षर है, यदि आपको ये अक्षर आते हैं तो फिर यहां पर छंद बिल्कुल सरल हो जाता है। सबसे ज्यादा कठिनाई बच्चों को यही आती है और इसी से प्रश्न गलत करते हैं, क्योंकि यदि आप याद भी नहीं रखते कि किस छंद में कितनी मात्राएं हैं, और फिर भी देखिए आप यहां पर मात्रा निकालना सीख सकते हैं किसकी मदद से? अक्षर की मदद से। चलिए तो देखिए यहां पर दो अक्षर आपको याद रखना है, एक तो लघु अक्षर लघु बाण, और जो दूसरा है वो है गुरु बाण। जो गुरु बाण है इसका चिन्ह होता है एस टाइप ऐसे, और जो लघु बाण है इसका चिन्ह होता है ऐसे डंडी के आकार का। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक मैं पंक्ति ऐसी सरल पंक्ति ले रहा हूं, जैसे मैं यहां पर चौपाई ले रहा हूं, चौपाई छंद। ठीक है, तो चौपाई छंद में बताता हूं कि देखिए अक्षर कैसे निकालते हैं। तो चौपाई छंद में अक्षर देखिए, तो यहां पर जो उदाहरण है वो है सबसे अच्छा और सिंपल उदाहरण है जो आपने हर जगह सुना होगा, मंगल भवन अमंगल हारी। ठीक है, तो मंगल भवन अमंगल हारी। ठीक है, अब देखिए मंगल, जहां भी आपको अनुस्वार मिले, जहां भी आपको अनुस्वार मिले देखने को, वहां पर कौन सा वर्ण होता है? आपको वहां पर लगाना है गुरु वर्ण। कौन सा वर्ण लगाएंगे? तो देखिए रूल्स भी आप यहां पर सुनते चलिएगा, जहां पर अनुस्वार हो और विसर्ग तो वहां पर आपका आएगा गुरु वर्ण। जहां पर देखिए आ की मात्रा आती है केवल, वहां पर होता है लघु वर्ण। यहां भी आ की मात्रा है, यहां पर भी लघु वर्ण होगा, यहां पर भी लघु वर्ण हो जाएगा, आ में भी लघु वर्ण हो जाएगा। मंगल फिर से आपका यहां पर गुरु वर्ण होगा, अनुस्वार और विसर्ग में गुरु वर्ण होता है। इसके बाद आ में भी यहां पर लघु वर्ण हो जाएगा, ला में, और यहां पर दो आपके हो जाएंगे गुरु वर्ण। तो ऐसे निकाला जाता है मात्राओं को। ठीक है, तो देखिए जो चौपाई है इसमें कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। ठीक है, तो देखिए दो ये हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 की 16 ही मात्राएं होगी। चलिए तो सी यहां पर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने अलंकार से संबंधित। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एक तो यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार। चलिए तो देखिए जो आपके सामने यहां पर पंक्ति है, कह रहा है काली घटा का घमंड घटा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। चलिए तो ऑप्शन देखिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा ए। यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर भी कोई शब्द बार बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार क्या है? बदल जाए। कोई शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार यदि शब्द का अर्थ बदल जाता है तो वहां पर होता है यमक अलंकार। जैसे देखिए यहां पर घटा शब्द यहां पर 2 बार आ रहा है और प्रत्येक बार इसका दोनों यहां पर अर्थ क्या है? अलग अलग है। जैसे देखिए घटा, काली घटा, तो जो यहां पर घटा पहली घटा है यहां पर उसका अर्थ क्या निकलता है? बादल। ठीक है, और इसके बाद में जो दूसरा है यहां पर, इसका यहां पर अर्थ होता है कम। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि घटा शब्द 2 बार आ रहा है और उसका दोनों बार अर्थ बदल जा रहा है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार होता है कि जहां पर देखिए जहां पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन दिया गया हो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जैसे इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। तो देखिए जब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई, उसके पहले ही पंक्ति कह रही है कि उसमें क्या है? लंका में आग लग गई। तो यहां जहां पर भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर आपको शब्द देखने को मिले मनहु, ठीक है, मानो, मनु मनहु मानो, और जनु जनहु जानो। यदि इस प्रकार के शब्द आपको कहीं पर पंक्ति में मिलते हैं तो समझ लीजिएगा वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहां पर आपको सी,
सम, ठीक है, सरिस और सा। यदि आपको इस प्रकार के वर्ण देखने को मिलते हैं तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो शब्द है आपके सामने चंद्रशेखर, तो आपको पहले इसका क्या करना पड़ेगा, चंद्रशेखर का विग्रह, तो विग्रह करके बताना है आपको कि यहां पर कौन सा समास हो जाएगा। चलिए, तो चंद्रशेखर, ऑप्शन ए कह रहा है कि चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम चंद्र के समान है जो, और चंद्र के जैसा है जो। तो देखिए चंद्रशेखर, इसका जो विग्रह होगा ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चंद्र है शिखर है जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, सॉरी भगवान शंकर जी, ठीक है, शंकर जी, ठीक है। तो शंकर जी यहां पर हो जाएंगे। जब भी देखिए किसी समास में क्या होता है, किसी अन्य पद पर अर्थ जाता हो तो वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। तो चंद्रशेखर में जो आपका समास जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बहुब्रीहि समास। चंद्र है शिखर जिसपे, शिखर पर जिसके, तो यहां पर भगवान शंकर की बात की गई। चलिए अगला प्रश्न है, किसी के द्वारा कहे गए वचन का ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए बताइए कि कौन। देखिए यहां पर जो भी महत्वपूर्ण होंगे चिन्ह आपके एग्जाम के लिए वो सभी मैं यहां पर बता दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है देखिए किसी के द्वारा कहे गए वचन का ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है योजक, उद्धरण और अल्पविराम, अर्धविराम। तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उद्धरण। देखिए योजक चिन्ह और जो दूसरा आपको यहां पर जो मिलता जुलता है वो है निर्देशक चिन्ह। देखिए ऐसे चिन्ह बताऊंगा जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो निर्देशक चिन्ह, क्योंकि देखिए ये देखने में बिल्कुल सेम ही लगते हैं। तो योजक चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है, और जो निर्देशक चिन्ह होता है इसका भी चिन्ह इसी तरह का होता है। लेकिन याद रखना है जो निर्देशक चिन्ह होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। जैसे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग की बात करें तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहीं कहीं पर उदाहरण देते हैं ना, तो उदाहरण के बाद कुछ ऐसा डैश लगा, ऐसा निर्देशक चिन्ह लगाते हैं और इसके बाद में उदाहरण लिखते हैं, ठीक है, डॉट 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 उदाहरण लिखते हैं। ये आपका जो चिन्ह है वो कैसा है, निर्देशक चिन्ह, जहां पर आपको किसी के बारे में बताना हो, ठीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगता है 2 शब्दों के मध्य में, ठीक है। जो योजक है इसका मतलब होता है जोड़ना, पर देखिए जहां पर समान अर्थ भी निकल रहा हो और विलोमार्थक अर्थ भी निकलता हो। जैसे मैं बोलता हूं माता पिता, तो माता पिता यहां पर उल्टा देखिए विलोमार्थक अर्थ निकल रहा है, तो यहां पर भी कैसा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह कैसा होता है, तो यहां पर जो चिन्ह है एक तो आपका उद्धरण समझना है, और दूसरा जो मिलता जुलता है वो है पुनरुक्ति सूचक। कौन सा है, पुनरुक्ति सूचक। उद्धरण चिन्ह होता है ऐसा, ठीक है, एक मिनट, ऐसा, इसके मध्य में हम शब्द को लिखते हैं, ठीक है, या वाक्य कोई लिखते हैं। और जो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है ये आपने देखा होगा डबल डैश के साथ में ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे इसके मध्य में लिखा होता है। इसके बाद में पूछता है कि शून्य कौन सा चिन्ह होता है, तो जिसको हम शून्य को बोलते हैं लाघव। क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह। हंसपद, हंसपद होता है कि वाक्य लिखते समय जब भी हम क्या है कोई शब्द छूट जाता है, जैसे ये वाक्य लिखा है तो यहां पर कोई शब्द छूट गया तो इसका प्रयोग करते हैं, नीचे ऐसा हंसपद लगा करके वो शब्द को यहां पर लिख दिया जाता है, ठीक है, यहां पर। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ऑप्शन यहां पर है उत्लास, उल्लास, उल्लास और उल्लास। तो जो सही आंसर होगा उल्लास का जो सही संधि विच्छेद होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो यहां पर उल्लास है यहां पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। और जो व्यंजन संधि का यहां पर रूल्स है वो आपको यहां पर देखना है थोड़ा सा। रूल्स यहां पर 2 समझने हैं, एक और दूसरा। तो जो पहला है यहां पर कि ता और दा के बाद में यदि ला आता है तो उसका क्या हो जाता है, ला हो जाता है। और ना के बाद में यदि ला आता है तो चांद बिंदी जिसको हम बोलते हैं अनुनासिक के साथ में क्या हो जाता है, ला हो जाता है। जैसे आपका है उल्लास, तो उल्लास में देखिए ता आया है और ता के साथ में आया है ला, तो ला का क्या हो जाएगा, यहां पर दूसरा ला हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो दूसरा उदाहरण है इसको भी देख लेते हैं। दूसरा जो बताया मैंने यहां पर नियम, इसके लिए उदाहरण कौन सा है, देखिए एक यहां पर जैसे मैं बोलता हूं महान धन लाभ, तो देखिए ला के बाद में भा आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, जो इसका
थोड़ा सा मैं जगह बना लूँ पहले, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैंने बोला था महान धन लाभ, ठीक है, महान धन लाभ। तो महान धन लाभ का क्या बनेगा, यहाँ पर हा पर चांद बिंदी हो जाएगी और लाभ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ह्रस्व व दीर्घ स्वर इनमें से कितने प्रकार हैं, इनमें से किसके प्रकार हैं। चलिए, ऑप्शन ए कह रहा है स्वर के हैं, व्यंजन के हैं, वर्णमाला, संयुक्त व्यंजन के। तो देखिए, ह्रस्व और दीर्घ ये किसके प्रकार हैं, स्वर के प्रकार हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा। कुल स्वरों की संख्या यदि आपसे पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। चलिए, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। ऑप्शन ए क्रिया से, कर्म से, कर्ता से या फिर वचन से। देखिए, सर्वनाम वाले वाक्य कैसे, देखिएगा यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूं कि वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, तो यहां पर वह क्या है, आपका सर्वनाम है, और जो जाता है वो क्या है, एक क्रिया, ठीक है। लेकिन यहां पर एक देखिए दूसरा भी यहां पर मैं वाक्य लिखता हूं, जैसे मैं बोलता हूं कि वह घर जाता है, घर जाता है, तो यहां पर जाता क्रिया है, घर कर्म हो गया, और वह क्या हो जाएगा, यहां पर सर्वनाम आपका कर्ता हो गया। तो यार देखिए, जो आपका कर्म है, क्या इससे पता चला कि वह में कौन सा लड़का होगा या लड़की होगी, लिंग का पता चला, नहीं चला। लेकिन देखिए, क्रिया से मालूम चलता है। यहां पर होता यदि वह जाती है, वह घर जाती है, तो क्रिया बताती है कि यहां पर कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो लिंग का पता किससे चलता है, क्रिया से पता चलता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, क्रिया। चलिए अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। ऑप्शन ए पद्मावत, रसविलास, विज्ञान गीता और श्रृंगार लहरी। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जायसी द्वारा देखिए, पद्मावत हो गया, अखरावत और आखिरी कलाम, ये 3 रचनाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं जायसी से संबंधित। चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, आज बस इतने ही प्रश्न है, और देखिए कमेंट जरूर आप करके बताइएगा कि आपने यहां पर कुल आज कितने प्रश्न सही किए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट था बस इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि आपके प्रश्नों का स्तर क्या रहेगा आपके एग्जाम में। यदि आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। धन्यवाद।